तो आज के न्यूज आर्टिकल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। अब हम बात करने वाले हैं आज के जो एमसीक्यूज़ हैं, इसके अलावा जो मेंस आंसर राइटिंग उसमें जो 2 प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। आज का जो पहला जो प्रश्न है वो बात करता है निम्नलिखित में से कौन सी कथनें भारत की एआई परिदृश्य के बारे में सही हैं। तो एआई को ध्यान में रखते हुए भारत में जो जो इनिशिएटिव चल रहे हैं उसको लेकर यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाया। पहला स्टेटमेंट बात करता है कि हनुमान एआई 150 जिलों में शिक्षा और ग्रामीण व्यवसायों पर केंद्रित एआई संचालित स्वास्थ्य सेवाएं शुरू कर रहा है। तो यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट बात कर रहा है कि सही है या नहीं है, तो जाहिर सी बात है पहला स्टेटमेंट सही है जो कर रहा है। और ये हमने ऑलरेडी अगर आप देखें 2 बार ये आर्टिकल में आ चुका है, तो जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे सही हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट बात कर रहा है कि भारत एआई मिशन एआई विकास के लिए बुनियादी ढांचा अनुसंधान तक पहुंच को प्राथमिकता नहीं देता। अब नहीं देता क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं है। जो भारत एआई मिशन है, जाहिर सी बात है कि एआई जो बुनियादी ढांचा है वो अनुसंधान उस पर महत्व देता है। दूसरे स्टेटमेंट गलत होने से सी और ए दोनों गलत हो जाते हैं और उपरोक्त सभी भी गलत हो जाता है। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं आप, तो पहला जो बी ऑप्शन है आपका सही हो जाता है। अगर आप बात करें हनुमान एआई की, तो हनुमान एआई यह परियोजना आपको पता होनी चाहिए कि 150 जिलों में शिक्षा और ग्रामीण सेवाओं के लिए संचालित है और कहीं ना कहीं एआई आधारित समाधान कर रही है। वहीं अगर आप देखें भारतीय एआई मिशन में, आप देखें इंडिया एआई मिशन के साथ साथ एरावत जैसे मिशन है। इसके अलावा आप देखें, आपने देखा नीति आयोग की जो स्ट्रैटेजी है एआई को लेकर वो इस दिशा में कार्य कर रही है। इसके अलावा अगर आप देखें स्वर्ण अग्र एक ऐसा मंच है जो क्षेत्रीय समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए 11 भारतीय भाषाओं का समर्थन करता है। तो ये भी यहाँ पे बात हो रही है, जिससे कहा कि एआई का उपयोग अगर आप देखें अलग अलग भाषाओं में जो रीजनल इंक्लूसिवनेस है, क्षेत्रीय समावेशिता, उसको बढ़ावा दिया जा सके। प्रश्न क्रमांक 2 आज बात कर रहा है निम्नलिखित में से कौन से कथन ईरान और वैश्विक शक्तियों के बीच परमाणु वार्ताओं के बारे में सही है। आपको पता है कि P5+1 जो वार्ता हुई थी 2015 में, आप देखेंगे आपने सुना होगा 2015 में समझौता हुआ था जो बात करता था कि ईरान परमाणु संबंधी हथियार का विकास नहीं करेगा। इसके बदले में जो वेस्टर्न देश हैं, कंट्रीज़ हैं और जो यूएस है वो कहीं ना कहीं जो ट्रेड बैरियर उसको रोकेंगे और जिससे ईरान के व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके। उस संबंध में पहला स्टेटमेंट है 2015 के JCPOA से अमेरिका की वापसी ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर वार्ताओं में नए तनाव पैदा किए हैं। ये बात एकदम सही है। आप देखेंगे बाद में 2018 में क्या होता है कि 2018 में जो यूएस है वो क्या करता है कि बाहर हो जाता है किससे, जो JCPOA जो ईरान समझौता, ईरान डील है। इसके बाद यहाँ पे चैलेंज देखने को सामने आते हैं। ओमान में चल रही वर्तमान वार्ताएं ईरान और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय समझौते पर केंद्रित हैं। ये बात अगर आप देखें, ये बात एकदम गलत है। यह क्यों गलत है? क्योंकि ओमान में वार्ताएं केवल ईरान अमेरिका के बीच केंद्रित नहीं बल्कि अन्य पक्षों के साथ भी परोक्ष रूप से संबंधित हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो केवल है, ओनली है, वो स्टेटमेंट की वजह से जो 2 है यहाँ पे गलत हो जाता है। तो इसका जो इसको सही ऑप्शन बी हो जाता है। 1 और 3 अमेरिका ने ईरान के नेतृत्व के साथ सीधे कूटनीतिक वार्ता के लिए खुलापन दिखाया। तो अभी देखें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो ईरान के साथ जो डील है उसको लेकर वो डिस्कस करने के लिए तैयार हैं, उसको लेकर वो आगे बढ़ने को तैयार हैं। ये यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे अगला आर्टिकल, अगला क्वेश्चन बात करेगा डोनाल्ड ट्रंप की जो अप्रवासन नीतियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। तो पहला जो स्टेटमेंट है, ट्रंप प्रशासन ने बाइडेन प्रशासन के मुकाबले बिना दस्तावेज प्रवासियों के प्रति अधिक लचीला दृष्टिकोण अपनाया है। ये क्या स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने और कठिन और जो सख्त अप्रोच अपनाई है। दूसरा, ट्रंप की प्रवर्तन कार्रवाइयाँ उन प्रवासियों पर लक्षित थी जिनके पास छोटे अपराध भी थे जिन्हें निष्कासित करने के लिए उचित ठहराया जा सकता था। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। तीसरा, बाइडेन काल में शुरू हुए मानवीय प्रवेश कार्यक्रम ट्रंप प्रशासन के दौरान भी जारी रहे। ये स्टेटमेंट गलत है। ट्रंप प्रशासन ने कई मानवीय कार्यक्रमों को सीमित किया था। तो जो स्टेटमेंट केवल डी है वो केवल यहाँ पे सही हो जाता है। अगला प्रश्न बात कर रहा है, प्रश्न क्रमांक 4 बात कर रहा है किसके बारे में? प्रश्न क्रमांक 4 बात कर रहे हैं यहाँ पर कि पाकिस्तान के आंतरिक संकट निम्नलिखित में से कौन सी कथनें यहाँ पर दी गई हैं, उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर हम आगे। गिव मी अ सेकंड। तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या बात कर रहा है? पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में अलगाववादी आंदोलन कमज़ोर हो रहे हैं और स्थानीय समूहों में कम समर्थन प्राप्त हो रहा है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे बात कर रहा है पाकिस्तानी सेना बढ़ती हुई विद्रोह व आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए नए प्रभावी रणनीतियाँ अपना रही है। वहीं तीसरा स्टेटमेंट बात कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान गुट शरिया
शासन लागू करने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में आंदोलन कमज़ोर हो, ये गलत है, अभी भी अगर सक्रिय है। दूसरा, अगर आप देखेंगे पाकिस्तानी सेना बढ़ती हुई विद्रोह आतंकवादी गति निपटने के लिए नए प्रभावी तरीके अपना रही है, यह बिल्कुल नहीं, बहुत प्रभावी नहीं है। उसके पास जो रणनीतियाँ हैं वो लगातार दमन पर आधारित हैं। तो इस संबंध में अगर आप देखेंगे ये जो बात है यहाँ पे गलत हो जाती है। इसका केवल स्टेटमेंट सी यहाँ पे सही है, केवल तीसरा। प्रश्न क्रमांक 5वां बात करें, क्रीमिया के रणनीतिक महत्व के बारे में कौन से कथन सही हैं? क्रीमिया का स्थान रूस को उत्तरी काले सागर पर महत्वपूर्ण नियंत्रण को यहाँ पे स्थान देता है, यह स्टेटमेंट बात कर रहा है। दूसरा बात कर रहा है, क्रीमिया में स्वस्थ सेवस्तोपोल में नाटो का नौसैनिक अड्डा है, जो पूर्वी यूरोप में शक्ति प्रदर्शन करने के लिए महत्वपूर्ण है। तीसरा, यहाँ पे देखें, रूस ने 2014 में क्रीमिया के कब्जे के बाद वहाँ अपनी सैन्य उपस्थिति को मजबूत किया, इससे काले सागर बैठक संचालन में जोड़ा गया। तो सही है, पहला तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। रूस अगर देखें उत्तरी काले सागर क्षेत्र पर नियंत्रण है, ये एकदम बात सही है। तो यहाँ पर जो सी है यहाँ पर सही हो जाता है। अगला जो प्रश्न है वो किस बारे में बात करेगा? अगला प्रश्न बात करेगा भारत द्वारा पाकिस्तान को जल आपूर्ति रोकने के संभावित परिणाम और इसके द्विपक्षीय संबंधों तथा क्षेत्रीय भू राजनीति पर प्रभाव का आलोचनात्मक यहाँ पे परीक्षण करना है। अब देखिए, आपको पता है कि अभी हाल में क्या हुआ कि हाल में जो पाकिस्तान के साथ जो विवाद उठा, और साथ ही साथ अगर आप देखें जो पहलगाम में हमला हुआ, उसके बाद भारत ने कई स्टेप उठाए हैं। तो यहाँ पे आपको बात करना है कि भारतीय पाकिस्तान को जल आपूर्ति रोकने के संभावित परिणाम व इसका द्विपक्षीय संबंधों में क्षेत्रीय भू राजनीतिक प्रभाव पर आलोचनात्मक परीक्षण करना है। सबसे पहले परिचय में बात होनी है किसकी, कि जो भारत के साथ जो कौन कौन से जल समझौते हैं और क्या जल समझौते की बात है, यहाँ पर सीमित मात्रा में आप चर्चा कर सकते हैं। जैसे अगर आप बात कर सकते हैं कि बेसिकली अगर आप देखेंगे भारत के और जो पाकिस्तान के बीच 1960 में सिंधु जल समझौता होता है, जिसके तहत जो पूर्वी नदियाँ हैं और भारत की 3 नदियों का और पाकिस्तान को 3 नदियों का पानी देने की बात होती है, जिससे जल संघर्ष को कम किया जा सके। तो इंट्रोडक्शन में आप भारतीय जो जल समझौता है उसकी चर्चा कर सकते हैं, खासतौर पर सिंधु जल समझौते को लेकर। फिर मुख्य भाग में आएंगे, मुख्य भाग में आप बताएंगे कि वर्तमान में अगर आप देखें तो भारत पाकिस्तान को जो जल आपूर्ति रोकने का निर्णय सुरक्षा चिंताओं से जुड़ा हुआ है, इसके बारे में आप बता सकते हैं। साथ ही आप यह भी बताएंगे कि खासतौर पर सीमा पार जो आतंकवाद है और पाकिस्तान द्वारा भारत विरोधी गतिविधि, इसके कारण भारत में मांग उठी है कि समझौते को कहीं ना कहीं रोका जाए, ये समझौता कहीं ना कहीं रोका जाए, पाकिस्तान को पानी से कहीं ना कहीं वंचित किया जाए, ऐसी मांग उठी है। लेकिन अगर आप देखिए इस कदम के बहुत सारे रणनीतिक आयाम हो सकते हैं। जैसे अब इसमें बहुत सारे आयामों की आपको चर्चा करनी, जैसे अगर आप देखें भू राजनीतिक आयाम हो सकते हैं। अगर आप बात करेंगे तो पाकिस्तान में कृषि जो है अब वो लगभग 80% लगभग ऐसी इन्हीं नदियों पर निर्भर है, सिंधु नदी तंत्र पर निर्भर है, और जल रोकने से कहीं ना कहीं वहाँ पे खाद्य संकट और अन्य समस्याएं हो सकती हैं, जिससे और पाकिस्तान की स्थिति नाजुक हो जाएगी, जिससे आतंकवाद को और बढ़ावा मिलेगा। दूसरा, आप देखेंगे जो अगर आप देखें जल आपूर्ति बढ़ती है तो लेकिन तनाव और बढ़ेंगे, द्विपक्षीय संबंधों को विवादास्पद बन सकते हैं, वो कहीं ना कहीं युद्ध का जो खतरा है वो बढ़ सकता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे विश्व बैंक व संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा इस मध्यस्थता पर दबाव बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मानवाधिकार संबंधी मामला आ जाता है, और मानवाधिकार संबंधी मामले आने पर बहुत सारी जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इन्वॉल्व हो जाती हैं, और जो जल को रोकने का दिशा में कोई कदम उठाया जाता है तो ऐसे तनाव हो सकते हैं। इसके अलावा आप देखें पर्यावरणीय और सामाजिक दृष्टि चिंताएँ भी निकल के आ सकती हैं। पर्यावरण चिंताएँ जैसे कि क्या कि पर्यावरण चिंताएँ जैसे जल पर बहुत सारे जीव जंतु भी निर्भर होते हैं, जल रोकने से उनमें भी समस्या हो सकती है, साथ ही साथ मानवीय जीवन संकट में जा सकता है, ये समस्याएं निकल के आ सकती हैं। इसके अलावा आप तीसरे पर रणनीतिक पॉइंट पर आप विचार करें, रणनीतिक बिंदु पर आप विचार करें, रणनीतिक विचार। भारत का जल भंडार ढांचे का अगर देखें, IWT से बाहर निकलने पर विचार करना जल प्रबंधन में अधिक आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम हो सकता है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक जल संसाधन बेहतर नियंत्रण प्राप्त होगा, ये हो सकती है। तो इस तरह से आप देखें जो मुख्य भाग है यहाँ पर उसका आप यहाँ पे बात कर सकते हैं। फिर निष्कर्ष में आप बताएंगे कि जो भारत की जल आपूर्ति रोकने का निर्णय पहले से तनावपूर्ण है और महत्वपूर्ण व वृद्धि का प्रतीक होगा, जबकि भारत को तात्कालिक रूप से दबाव बनाने का अवसर दे सकता है। इससे दीर्घकालिक परिणाम भू राजनीतिक मानवीय सावधानी से तोलना आवश्यक है। तो बेसिकली यहाँ पे देखें जो सभी पहलू हैं उनको देखने समझने की आवश्यकता है, भविष्य में क्या दबाव पड़ सकते हैं उसको देखने समझने की आवश्यकता है, उसके बाद ही ऐसे निर्णयों पर पहुँचा जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट अगर आप ये प्रश्न जो बात करेगा भारत द्वारा पाकिस्तान को जल आपूर्ति रोकने के संबंध में जो आलोचनात्मक विश्लेषण करेगा, कि वहाँ पर आप देखें जो विभिन्न आयामों की भी चर्चा करने की आवश्यकता, विभिन्न आयामों को देखने समझने की आवश्यकता है। दूसरा प्रश्न बात करेगा डोनाल्ड ट्रंप ने हालिया बयान में क्रीमिया रूसी नियंत्रण में रहेगा का वैश्विक भू राजनीतिक प्रभाव पर यूक्रेन रूसी कार्रवाई में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया आलोचनात्मक विश्लेषण करें। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो
ट्रम्प का मानना है बेसिकली ये है कि अभी रूस और यूक्रेन का जो संघर्ष को रोका जाए और जो रूस के जो प्रभाव क्षेत्र में जो क्षेत्र हैं उसको कहीं ना कहीं अगर आप देखें रूस का क्षेत्र डिक्लेयर किया जाए। इसके बात को लेकर वैश्विक निंदा सामने आ रही है, जो कहीं ना कहीं अगर आप देखें संघर्ष का और कहीं ना कहीं अगर आप देखें डिबेट डिस्कशन का कारण बन रही है। तो इसको यहाँ पे आप परीक्षा में यहाँ पे चर्चा कर सकते हैं कि 2014 में अगर आप देखेंगे जिस तरह से रूस द्वारा यूक्रेन पर कब्जा किया गया उसके संबंध महत्वपूर्ण विवाद बना और उसके बावजूद रूस के क्रीमिया पर नियंत्रण कायम है। और यहाँ पर जो अमेरिकी राष्ट्रपति के जो बयान इस क्षेत्र में भविष्य में पूर्वी यूरोप की जो व्यापक भू राजनीतिक जो चिंता है उस पर बहस छेड़ दी है। मुख्य भाग में अगर आप बात करेंगे विभिन्न प्रभावों की आप बात करेंगे, जैसे अब देखो भू राजनीतिक परिणाम क्या हो सकते हैं। जैसे आप देखें ट्रम्प का बयान अगर आप देखें रूस के प्रति अमेरिकी दृष्टिकोण बदलाव को दर्शा रहा है। साथ ही साथ ऐतिहासिक रूप से भी अगर आप देखेंगे तो अमेरिका व पश्चिमी सहयोग रूस के क्रीमिया पर नियंत्रण की नहीं मानते हैं। साथ ही साथ रूस पर प्रतिबंध लगाने और यूक्रेन को संप्रभुता का समर्थन करते हैं। तो जो उसका जो हिस्टोरिकली जो समर्थन अमेरिका कहीं ना कहीं उससे वापस आने की दिशा में कदम है। अभी दूसरे यहाँ भी ये देख सकते हैं कि यह रूस के उस दृष्टिकोण को मजबूत करता है जो क्रीमिया पर उसका अभिन्न हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं रूस का जो दावा है यहाँ पे सच्चा साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कहीं ना कहीं अमेरिका के स्टेटमेंट के बाद या डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट के बाद दिखाई देता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो सामूहिक संकल्प है व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विशेष रूप से नाटो और यूरोपीय संघ का जो संकल्प है यूक्रेन की मदद करना है, रूस की आक्रामकता को रोकना है, जो पूर्वी यूरोपियन कंट्री उनकी सुरक्षा करना है, उसमें अगर देखेंगे कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट बाधा उत्पन्न करता है। और पूर्वी यूरोप है, यूरोपीय यूनियन की जो शक्ति है, नाटो की जो पावर उसे कहीं ना कहीं कम दिखाने का प्रयास करता है। ये यहाँ पे बात हो गई। अब यूएस रूस संबंधों पर प्रभाव अगर देखें, ट्रंप का रूस के क्रीमिया पर दावे को स्वीकार करने का निर्णय यूएस रूस के संबंध पुनः स्थापित करने का प्रयास माना जाता है कि ट्रंप अगर ऐसा बोलते हैं तो रूस और जो यूएस है उसके संबंध बेहतर हो सकते हैं, तो उनके बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कम हो जाएगा। इसके अलावा जो परमाणु निशस्त्रीकरण, सीरिया, साइबर युद्ध जैसे विवादास्पद मुद्दों पर वार्ता की संभावना भी खुल सकती है, जिससे जो अमेरिका में साइबर अटैक होते हैं, जो अन्य चैलेंजेस रूस से उत्पन्न होते हैं वो कहीं ना कहीं कम होंगे, ये ऐसा मानना है। इसके अलावा यूक्रेनी और यूरोपीय प्रतिक्रिया भी देखने को मिलती है, क्योंकि यह अगर देखेंगे क्षेत्रीय अखंडता की संप्रभुता के खिलाफ बात कर रहा है। कहीं ना कहीं यूक्रेन एक छोटा देश होते हुए भी जिस तरह से रूस संघर्ष कर रहा है, तो उसकी शक्ति को या उसके आत्मविश्वास को कमजोर करने की दिशा में कदम है। अंतर्राष्ट्रीय कानून पर प्रभाव यहाँ पे हो सकता है। अगर आप देखें अंतर्राष्ट्रीय कानून पर प्रभाव, कानून पर प्रभाव 2014 में अगर आप देखें रूस द्वारा क्रीमिया का अधिग्रहण अंतर्राष्ट्रीय कानून विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन माना जाता है। जो अब अगर रूस जो अमेरिका ऐसा समर्थन दे देता है तो फिर यूएन चार्टर का उल्लंघन यहाँ पे अमेरिका भी कहीं ना कहीं उसको अनदेखा कर रहा है, ऐसे यहाँ पे देखने को मिल सकता है। निष्कर्ष में आप देखें कि डोनाल्ड ट्रंप के जो क्रीमिया पर बयान है अमेरिकी विदेश नीति का महत्वपूर्ण बदलाव संकेत है, जो वैश्विक भू राजनीतिक दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, जबकि यह यूएस व रूस के जो तात्कालिक संबंध में सुधार ला सकता है। हालांकि नाटो को और यूरोपियन जो कंट्रीज हैं उसको जो अमेरिका से संबंध को कमजोर कर सकता है, लेकिन अगर देखें अमेरिका को जो नुकसान हो रहा है यूक्रेन में, जो लगातार हथियारों के माध्यम से दिया जा रहा है, जो भरपाई की जा रही है, उसको यहाँ पे अमेरिका कम करने का प्रयास कर रहा है। बेसिकली अमेरिका अगर देखें तो जो खुद के हितों को देखते हुए ये सारे स्टेप्स यहाँ पे उठा रहा है, तो यह स्टेप यहाँ पे देखने, यह निष्कर्ष यहाँ पे देखने की आवश्यकता है। तो आज के इस चर्चा में बस इतना ही। धन्यवाद।